आप मानते हैं कि जदयू में गुटबाजी है? देखिए, मैं दूसरे पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा। क्या गुटबाजी नहीं है, सामने चुनाव है। जब घर में आग लगता है ना तो यूथ ही जाता है बुझाने के लिए, बूढ़े लोग नहीं जाते, नहीं जा पाते, लाचार और मजबूर हो जाते हैं। मुकेश सहनी जी अवसरवादी नेता हैं, जब उनको समय मिला तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांके देखिए। कांग्रेस किसको टिकट दे रहे हैं, कौन सीट निकाल सकता है। इस अच्छी बात यह है कि सभी लोग मिल करके इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला क्या काम करें? पहला भ्रष्टाचार फैला रखा उसको सबसे पहले हम बंद करेंगे। रिजल्ट आएगा, फैसला आएगा तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। जिलों में रात में मीटिंग हुई है, लगातार मीटिंग चल रही है। मैं अकेला ही चला था सफर पर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जब भी बात बिहार की होती है तो बिहार के साथ विकासशील होने का तमगा लग ही जाता है। जब भी बात बिहार की होती है तो कई लोग कहते हैं बिहार इसलिए विकास नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। कभी बात आती है बिहार के पिछड़ेपन की, तो ऐसे में बिहार के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने वाले संजीव मिश्रा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विकासशील इंसान पार्टी के। मुकेश सहनी जी का आपने दामन थामा और बिहार में आप इतने दिनों से विकास का काम कर रहे हैं, बिहार के विकास में समग्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैसे देखते हैं, कैसे होगा पहले बिहार का विकास? देखिए, बिहार का विकास ऐसे नहीं होगा। बिहार के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये जो पलायन हो रहा है, सिर्फ आप नौकरी के लिए पलायन देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा में बहुत तादाद में पलायन है, स्वास्थ्य व्यवस्था में पलायन है। आप कुछ भी होता है तो अच्छा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण या तो आप साउथ जाते हैं या दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। और मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं तो अभी भी आपको पूरे भारत में यदि कहीं भी स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है तो मैं साउथ को उसको अच्छे तरीके से देखता हूं। आज भी ऑनेस्टी के साथ लोग वहाँ, ठीक है, व्यापार है, कमर्शलाई है, कॉरपोरेट से सारा सब चीज़ सही है कि हॉस्पिटल है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो पैसा तो रिटर्न्स तो चाहिए, बैंक का लोन होता है, लायबिलिटी होती है, खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस है। लेकिन ईमानदारी से ट्रीटमेंट करना भी, पैसा एक सेकेंडरी हो गया है कि आप पैसे लेके भी अच्छा ट्रीटमेंट करें, अच्छा फैसिलिटी दे और लोग स्वस्थ हो जाएं, तो उसको भी हम ईमानदारी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ इन सब चीज़ों की अभी कमी है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, आज भी हमारे यहाँ के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बिहार से बाहर चले जाते हैं। ये सबको पता है, सभी लोग जानते हैं। आम आवाम से लेकर के खास लोग तक को पता है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की अच्छी नहीं होने के कारण लोग यहाँ से मूव करते हैं। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे बिहार के ही शिक्षक होते हैं, बिहार के ही बच्चे होते हैं, बिहार का ही पैसा होता है और इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में हो रहा है। आप यदि मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, आईटी की बात करें या किसी भी सेक्टर्स की बात करें तो बिहार के बच्चे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बिहार से बाहर निकल रहे हैं, अपने कंट्री से बाहर। यूक्रेन और रशिया में देख लीजिए बच्चे। हम लोग को पता था कि यूक्रेन रशिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, लेकिन इतने तादाद में यहाँ के हमारे बच्चे हैं। ये हम लोग को जब युद्ध हुआ दोनों कंट्री में और वहाँ से बच्चे जब मूव किए तब पता चला कि ये लग रहा है कि पटना में हमारा बच्चा है। इस तादाद में बच्चे वहाँ निकले तो आश्चर्य होता है कि आज भी हम बिहार को पता नहीं किस अंदाजे से देख रहे हैं। जब तक आप देखिए, जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक समृद्ध बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम शिक्षा पे जोर दे और गरीब तबके के भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तभी बिहार विकास हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार में, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो बिहार काफ़ी अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं कि समुद्र नहीं है तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। समुद्र के बीच में भी कोई भी बहुत ऐसा कंट्री है जो बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे कॉरपोरेट में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो या आईटी में हो। लोग बहुत अच्छा और सब कंट्री कर रहे हैं, बिहार भी अच्छा कर सकता है। बिहार में अपना आईटी पार्क नहीं है। और आप ये देखेंगे बिहार में कि जो 1,00,000 रुपये का कहीं पैकेज है महीने का तो 50,000 में यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और उससे भी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों में सरकार को पहल करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री हमारे बिहार में क्यों नहीं आ रहा, उसका बहुत रीजन है। कंप्लाइंसेस को थोड़ा गवर्नमेंट को सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए। लोग जो आते हैं तंग हो जाते हैं। यहीं बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं कर पाते, बोलते यार बिहार में वो माहौल नहीं है,
बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बिहार में कंप्लायंसेज फुलफिल नहीं होता है, लोग तंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे यदि हम ध्यान देंगे तो हमारे बिहार के बच्चे बाहर में कर सकते, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सबको पता है, हमारे जैसे बहुत ऐसे युवक हैं, चाह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में काम करें, अपने राज्य में काम करें, अपने गाँव में रहें, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहें, लेकिन वो लोग नहीं रह रहे हैं। वो लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, चूँकि वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, वैसे उनको जो माइंडसेट है उसके हिसाब से पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है, एक पेपर के लिए 4 बार चक्कर काटना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें हैं, सरकार यदि इस पे पहल करती है तो हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है, पलायन भी रुक सकता है। संजीव जी, यहीं एक सवाल ये उठता है कि एनडीए की सरकार इतने दिनों से है बिहार में, वो लगातार कहती है कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, विकास पुरुष के नाम से, सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। आप भी बिहार में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप जो है बिजनेसमैन है, एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप इसके बाद जब आपको पार्टी ज्वाइन करने का मन होता है, आप राजनीतिक सफ़र पर निकलते हैं, तो नीतीश कुमार जी क्यों नहीं होते? मुकेश सहनी ही क्यों होते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी नो डाउट मैं उनको अच्छा मानता हूँ, आज की डेट में भी मैं अच्छा मानता हूँ। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी में हैं तो नहीं, लेकिन क्या है कि वो अब उनका एज हो गया है, बीमार रहने लगे हैं, तो उनका अब चलता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है। और कुछ लोग मिल करके बिहार को चला रहे हैं और अपने माइंडसेट से चला रहे हैं, जिससे बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। जो काम है, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बहुत ख़राब नहीं रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। यदि आज हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि है अब एज भी काफ़ी हो गया उनका, वो बिहार को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, चंद हाथों में बिहार को दे करके, और बिहार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। आप मानते हैं कि जदयू में गुटबाजी है? देखिए, मैं दूसरे पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्या गुटबाजी नहीं है, सामने चुनाव है, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी हमारे जितने भी घटक दल के नेता हैं सभी मिल करके अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि बिहार को चलाने के लिए यूथ की ज़रूरत है, और जब घर में आग लगता है ना तो यूथ ही जाता है बुझाने के लिए, बूढ़े लोग नहीं जाते, नहीं जा पाते, लाचार और मजबूर हो जाते हैं। तो बिहार में अभी आग लगा हुआ है, यूथ के हाथ में सत्ता आना चाहिए, तभी बिहार नया बिहार बनेगा और हम समृद्ध बिहार की तरफ मूव करेंगे। अब मुकेश सहनी की पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, मुकेश सहनी जी पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही छातापुर से ही जो विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नीरज बबलू जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे मंचों से कहा था कि मुकेश सहनी जी अवसरवादी नेता हैं, जब उनको समय मिला तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, और तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2-2 विभाग अपने पास रखे, एमएलए को लेकर के भी आरोप लगाया। तो ऐसे आरोपों को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, आपको पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, उस पे बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं जाना है। जो दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झाँक के देखिए कि आपका अतीत क्या था, आप क्या थे, अभी क्या है, आप क्या कर रहे हैं। आप जो अभी पीएचडी का टेंडर किए हैं, रीटेंडरिंग किए हैं, किसको दिए हैं? अपने सिर्फ करीबी को दिए हैं, किसी एक समुदाय के लोगों को दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरा बिहार जानता है, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोल सकते हैं बताइए? अपने बारे में पहले देख ले, अपना चेहरा को, अपने चरित्र को, अपने चीज़ को पहले देख लेना, झाँक ले, अपने बारे में सोच ले, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाइएगा। हमारे नेता के बारे में क्या बोलेंगे वो? पहले अपने बारे में तो आकलन कर ले कि आप क्या है। आप छातापुर में बहुत दिनों से कैंप कर रहे हैं, छातापुर से चुनाव लड़ने की भी आपकी तैयारी है, और ऐसे में वहीं से वो विधायक हैं जब छातापुर से, तो ग्राउंड पर क्या है, लोगों का क्या समीकरण दिखता है? देखिए, ग्राउंड पे काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक मैं छातापुर की बात करता हूँ, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आज के डेट में भी, इस सदी में भी एक भी कॉलेज हमारे यहाँ छातापुर में नहीं है, ताकि वहाँ के गरीब के बच्चे पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। छातापुर की व्यवस्था हर चीज़ में, आप हाँ, एक चीज़ है छातापुर में जो कि भरमार है, वो घूसखोरी है, कालाबाजारी है। हमारे यहाँ खाते खूब कालाबाजारी होता है, उस पर नेता को कोई मतलब नहीं है। आज किसान वहाँ के परेशान हैं। 267 रुपये का यूरिया आज 500 साढ़े 500 रुपये में खरीद रहे हैं, खुलेआम बिक रहा है, जिसपे कोई मतलब नहीं है, किसी पदाधिकारी को, किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। सीओ के यहाँ खुलेआम घुसखोरी चल रहा है, कर्मचारी खुलेआम पैसा ले रहा है, लोग परेशान है। एक रसीद कटाने के लिए लोग को 4 बार चक्कर काटना पड़ता है। 500 का रसीद 2500 का चढ़ावा, 5000 10,000 रुपये मोटेशन के नाम पे है, राशन कार्ड में नाम जोड़ने का पैसा है, 5 किलो अनाज 4 किलो गरीब को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से नेता को कोई मतलब नहीं। उस नेता को, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको खाली हिंदू मुस्लिम आता है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात निकल के क्या रही है कि छातापुर की, चाहे किसी भी समुदाय और किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस रखते हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमको छातापुर में बदलाव चाहिए और छातापुर में लोकल विधायक चाहिए, इम्पोर्टेड नेता नहीं चलेगा। और जब तक लोकल विधायक नहीं होगा, छातापुर का विकास नहीं हो सकता।
संजीव मिश्रा जी अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? पहला जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसको सबसे पहले हम बंद करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे, इंफ्रा को मजबूत करेंगे। सीमांचल क्षेत्र से वीआईपी पार्टी कितनी मजबूत होगी? हमारे पूरे बिहार में तैयारी चल रही है, सिर्फ ये नहीं कि हम जहाँ लड़ रहे हैं वहीं तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घटक दल यदि आपको कहीं सपोर्ट करेंगे तो आपको भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा संगठन में अभी विस्तार हो रहा है। अभी हम लोग जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिल करके हर बूथ पे, हर पंचायत में और हर विधानसभा में मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। चाहे टिकट जिसको भी मिले, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, माले का हो, जिस किसी का हो, वीआईपी का हो, हम सबको मिल करके लड़ाई लड़नी है। 2025 में नया बिहार बनाना है। 2025 में नया बिहार बनाना है, लेकिन इससे पहले अगर कल की ही बात करें तो बड़े मंच से मुकेश सहनी जी बार बार दोहरा रहे थे कि इस बार चुनाव, विधानसभा चुनाव जब होगी, जब जीता इसका रिजल्ट आएगा, फैसला आएगा तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है कि ऐसा कुछ डील हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं? वाम दल भी है, कांग्रेस भी है। ये नई बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। 2024 से हर मंच पे आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी सीएम और डिप्टी सीएम आदरणीय मुकेश सहनी जी की बातें चल रही है। कोई बहुत पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं है। पहले हम लोग तैयारी करें, चुनाव कैसे जीते, सही कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो, और हर एक विधानसभा में चाहे कोई भी किसी का, ये आरजेडी का कैंडिडेट है तो और भी लोग इन्फ्लुएंस नहीं रखेंगे। आप कांग्रेस किसको टिकट दे रहे हैं, कौन सीट निकाल सकता है, इस अच्छी बात यह है कि सभी लोग मिल करके इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत अच्छा बना हुआ है, सभी लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सभी लोग रात में मीटिंग हुई है और लगातार मीटिंग चल रही है, और हर एक सीट पे चर्चा हो रही है, किसको लड़ाया जाए, कहाँ से लड़ाया जाए, किस पार्टी से लड़ाया जाए, किसके सिंबल से लड़ाया जाए। ये अलग बात है कौन सिंबल से लड़ेगा, लेकिन एक कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। कैंडिडेट के इन्फ्लुएंस में भी हमारे पास कुछ वोट्स आते हैं, और अच्छे लोगों को जोड़ने से कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे लोग जब हाउस में जाएंगे तो बिहार की विकास की बात करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। संजीव मिश्रा जी अभी हमारे साथ थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विधायक बनने के साथ ही सबसे पहले छातापुर में जो घुसखोरी जो फैला हुआ है उसे सबसे पहले ख़त्म करने का काम करेंगे, उसे समाप्त करने का काम करेंगे। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इस बार इंडिया ब्लॉक का है वो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है, और जो इंडिया ब्लॉक जो काम कर रहा है उसमें इस बात पर भी इस बार नज़र डाली जा रही है कि सिंबल भले ही अलग अलग हो जाए, दूसरी पार्टी का भी हो जाए, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन सही होना चाहिए। क्योंकि 2020 के चुनाव को देखें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन और जो सिलेक्शन जो हुआ था कैंडिडेट का, उसमें कहीं ना कहीं कमी कोताही बरती गई थी। तो ऐसे में इस बार महागठबंधन इंटैक्ट नज़र आ रहा है, और महागठबंधन का दावा है कि इस बार सत्ता तो लेकर के रहेंगे। जुड़ रहिए आप लाइव सिटीज़ के साथ। कैसा लगता है आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।